ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा। तो इसका पहला का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को सच्चा या अनूठा ब्राह्मण कहा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो दूसरा का जो डी है इसमें बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार किया, ये जो है यहाँ पे गलत है। बाकी जो सभी है इसमें सही है। मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। बौद्धों ने इस बात को स्वीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नरसैंगिक थे और न ही अस्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन आइए। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तीसरा का इसका सही जो विचार करने के बाद इसका तीसरा जो सही है वो है तीसरा का ए, केवल एक इसमें जो है ये जो है उपयुक्त कथन है। ठीक है, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है, ये सही है। दूसरा यहाँ पे गलत है। बौद्ध तथा जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में अगंतुर निकाय महाजनपद नाम से 16 राज्य का उल्लेख मिलता है। वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे राज्यों का इन ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर तथा बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। नेक्स्ट आइए चौथा नंबर में। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे। तो चौथा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। 1 2 3 4 ये सभी इसके सही कारण थे। ठीक है, पांचवा नंबर में आइए। पांचवा बोरा सिंध का बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान को कहा जाता है। तो पांचवा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो को, और इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए छठा नंबर में। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो छठा का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए बादशाहनामा हो जाएगा। बादशाहनामा हो जाएगा आपका अब्दुल हमीद लाहौरी, ए का 4। उसके बाद हुमायूं नामा हो जाएगा गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। और चार चमन जो है वो चंद्रभान ने लिखे थे। और मुंतखाब उत तवारीख ये जो है ऑप्शन डी वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा था। ठीक है, तो इस तरह से इसका छठा का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए सातवां नंबर में। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किस वर्ष की गई। तो सातवां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1563 ईस्वी में। और जजिया कर की समाप्ति की घोषणा 1564 ईस्वी में किया गया अकबर के द्वारा। और राजधानी का लाहौर स्थानांतरण 1585 ईस्वी में किया गया अकबर के द्वारा। ठीक है, ये सब कुछ अकबर के द्वारा लिए गए निर्णय थे। आठवां नंबर में ये मुगल काल के अंग्रेजों के प्रतिनिधि टॉमस रो किसके दरबार में आया था। तो आठवां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर के दरबार में। और टॉमस रो जेम्स प्रथम का दूत था। ठीक है, जो जहांगीर के दरबार में आया था। 9 नंबर क्वेश्चन में आइए। 9 नंबर क्वेश्चन बोला मुगल काल में हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से था। तो 9 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डाक विभाग। ठीक है, और इन्हें कसीद अथवा पथमार भी कहा जाता था।
बांस के डिब्बों में लपेट कर रखे कागजों को लेकर हरकारों के दल दिन रात दौड़ते रहते थे। सार्वजनिक समाचार के लिए पूरा साम्राज्य ऐसे ही तीव्र सूचना तंत्रों से जुड़ा हुआ था। 10वां नंबर क्वेश्चन आइए, कमल महल का संबंध निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से था? तो 10वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर के राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक कमल महल है। संभवतः यह परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। उल्लेखनीय है, हजार राम मंदिर भी विजयनगर की स्थापत्य कला का एक विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें आंतरिक दीवारों पर रामायण के दृश्य उकेरे गए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आइए, 11 बोल रहा है भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें यहाँ पे विचार करना है, तो 11 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन जो हैं वो इसमें सही है। भाषा समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी और समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। पहले 15 वर्ष तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा, ऐसा भाषा समिति ने सुझाव दिया था। 12 नंबर में आइए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया? तो 12 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930। माना जाता है कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जोर दिया था। नेक्स्ट आइए 13 नंबर क्वेश्चन में, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 13 का इसका जो है ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं है। इसमें पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। 14 नंबर बोला, संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को क, ख, ग तथा ग 3 हिस्सों में समूहबद्ध किया जाना था। इनकी स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो 14 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, यहाँ पे केवल जो 2 है वही सही है। ठीक है, देखिए समूह क जो होगा वो हिंदू बहुल प्रांत था। ठीक है, समूह ख जो है वो सही है, पश्चिमोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत। और समूह ग जो होगा वो पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांत यानी कि असम सहित। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में। 15 नंबर क्वेश्चन बोला, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बोरा उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो 15 का यहाँ सी जो है ये दोनों सही है। ठीक है, वे जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था और भारत में इन्होंने चंपारण में 1917 ईस्वी में किया था। ठीक है, और गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, और उसके बाद जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 16 नंबर में आइए, 16 नंबर बोल रहा है कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करता है। तो 16 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में। 17 नंबर बोल रहा है, भारत के नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 17 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 इसमें जो है वो सही है, तीसरा जो है ये गलत है। 18 नंबर में आइए, 18 बोल रहा है, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो 18 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र से कर्नाटक। ठीक है, और ये कोंकण रेलवे जो महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है और इसका निर्माण 1998 ईस्वी में हुआ था। 19 नंबर आइए, भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी पर तथा किन 2 स्थानों के बीच पड़ता है? तो 19 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर और सदिया और धुबरी के बीच ये है। ठीक है,
और इसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर है और इसका विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी पर है तथा भारत व बांग्लादेश साझेदारी में इसको प्रयोग करते हैं। 20 नंबर में आइए, 20 बोरा निम्नलिखित में से किस संचार तंत्र का उपयोग ई कॉमर्स तथा मौद्रिक लेन देन के लिए अधिक किया जाता है? तो ये तो बहुत लोग को पता होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेट का। 21 नंबर आइए, पर्वतीय क्षेत्रों का उत्तर पूर्वी राज्यों और जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को किस पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था? तो 21 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में, 22 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय कृषि उत्पादन में कमी का कारण है। तो 22 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो हैं इसके कारण हैं। 23 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो 23 का इसमें देख लेते हैं ऑप्शन। तो 23 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 24 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो 24 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अल नीनो, देखिए अल नीनो और ला नीनो ये दोनों आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पश्चिमी जेट धाराएं, तिब्बत का पठार, ये सभी जो है भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। 25 नंबर आइए, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 25 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी कठियावाड़ प्रायद्वीप, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। देखिए नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोण आकार वाला कटा फटा भूखंड है और उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली का विस्तार है। पूर्व में राजमहल पहाड़ियां और पश्चिम में गिर पहाड़ियां हैं, ठीक है ना। पश्चिम में यहाँ पे गिर पहाड़ियां हैं और दक्षिण में कार्डमम इलायची की पहाड़ियां हैं और प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं जो है ये निर्धारित करती हैं। तो एक चीज यहाँ पे हो गया, पश्चिम में जो होगा क्या होगा, यहाँ पे आपका गिर पहाड़ियां हो जाएंगी, ठीक है। 26 नंबर देखिए, इंदिरा साहनी केस का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? ये बहुत ही चर्चित केस था। तो 26 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित, ठीक है। सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में कई लोगों ने अर्जी दायर की, जिनमें से एक का नाम इंदिरा साहनी वाद 1992 का भी था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में सरकार के पक्ष में फैसले दिए थे। 27 नंबर में आइए, 27 बोरा सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 27 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2 जो है सही है, 3 और 4 जो है वो गलत है। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामलों में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया जाता, ये सही है, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम काम करता है। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के पास वकालत का अनुभव या कानून विशेषज्ञ होना आवश्यक है, ये भी सही है। ये दोनों सही है, 3 और 4 जो है वो गलत है, ठीक है। देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है ताकि इसे दलगत राजनीति से अलग रखा जा सके। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना आवश्यक है। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकते हैं। न्यायपालिका कार्यपालिका या विधायिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। संविधान के अनुसार न्यायाधीश के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 जो है ये केवल 1 ही सत्य है। प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता
बहुमत प्राप्त पार्टी या गठबंधन द्वारा चुने गए नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता। जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वह प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रह सकता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चुनाव हेतु स्वतंत्र होता है, बशर्ते उन्हें संसद का सदस्य होना चाहिए। लेकिन अगर वे उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं तो 6 माह के अंदर उनके लिए किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करने की अनिवार्यता होती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। तो इस हिसाब से 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। 29 नंबर आइए। 29 नंबर बोल रहा है नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनाव प्रणाली के संदर्भ में नीचे दी गई सूची 1 और सूची 2 को सुम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो यहां पे सुम्मिलित करना है। आप देख सकते हैं सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी नागरिकों को मताधिकार। ए का हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। बी का देखिए, बी बोला कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व, इसका हो जाएगा अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। बी का हो जाएगा 4। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, इसका हो जाएगा सभी को पार्टी बनाने तथा चुनाव लड़ने की आज़ादी। तो इसका सी का हो जाएगा 3। एक मत एक मोल, हर चुनाव में लगभग बराबर मतदाता, तो यहाँ पे एक हो जाएगा डी का। तो इस हिसाब से 29 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में। 30 नंबर बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 के यानी 243 के में पंचायतों के निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान है। यह भारत के चुनाव आयुक्त की तरह स्वायत्त एवं स्वतंत्र है। 31 नंबर में आइए। 31 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिया गया है, उस पर बोल रहा है कि कौन सा कथन दोनों में से सही है। तो 31 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों यहाँ पे कथन इसमें सही दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 31 नंबर। 32 नंबर में आइए। 32 जो बोल रहा है लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक इसके नैतिक अभिकर्ता, यह कथन किसका है। तो 32 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्डेवेड टीड का। तो आर्डेवेड टीड लोक प्रशासन को कला के रूप में मानने वालों में शामिल थे। उनका मानना था कि लोक प्रशासन एक उद्देश्य हेतु व्यक्तियों और समूहों के संगठित कर एक दूसरे के निकट लाता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक आंतरिक गुण की आवश्यकता होती है और वह गुण ही कला है, जिसे कि अन्य कलाओं की भांति खरीदा नहीं जा सकता। 33 नंबर आइए। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी। तो 33 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपलवी समिति के अनुशंसा पर। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना एपलवी समिति 1953 की अनुशंसा पर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। 34 नंबर में आइए। 34 नंबर बोल रहा है किसी भी संगठन में अभिप्रेरणा को सुचारू बनाने तथा कार्मिकों को प्रोत्साहित करने की विधियों में कौन कौन शामिल किए जाते हैं। तो 34 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं कूट वो सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय लोक प्रशासन में पोर्टफोलियो विभाग विभाजन किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था। तो 35 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग ने। और ये शुरू की गई थी 1859 ईस्वी में। 36 नंबर आइए। भारत के रक्षा अस्त्रों में एक प्रमुख नाम है प्रद्युम्न, यह एक है, तो यह क्या है। तो 36 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र है ये। नेक्स्ट आइए 37 नंबर। 37 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विनिमय दर को सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशी मुद्रा की एक इकाई क्रय में खर्च हुई घरेलू मुद्रा की कुल इकाई। और
दूसरे देशों की मुद्रा के रूप में प्रथम देश की मुद्रा की कीमत को विनिमय दर कहा जाता है, चूंकि दो करेंसियों के बीच एक प्रतिसाम्य की स्थिति होती है। 38 नंबर आइए। 38 बोरा कथन दिया गया है, मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन निर्यात को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये भी सही है, चाइना वगैरह ये सब हथकंडे अपनाते रहता है, तो ये सही है। ठीक है, कथन मुद्रा के अवमूल्यन डिवैल्यूएशन के कारण विदेशी बाजार में देसी वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कथन सही है, कारण भी सही है, कारण भी स्वाभाविक है, सही है, लेकिन जो कारण कथन की सही तथा कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर आइए। 39 बोरा ब्रेटन वुड्स प्रणाली के अंतर्गत किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई? तो 39 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का ब्रेटन वुड्स प्रणाली के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। और 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई तथा स्थिर विनिमय दर प्रणाली की भी पूर्ण स्थापना की गई। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में। 40 बोरा सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, और 40 का इसका सही जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे राजकोषीय घाटा है, बजटीय घाटा है, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है, जब भी बजट वगैरह होता है तो इस टर्म का बहुत सारा यूज किया जाता है। तो 40 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि ए का 4 हो जाएगा, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में। 90 के दशक में भारत ने वित्तीय संकट के समय किन किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया था? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 4 से, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। और करीब कितना ऋण लिया था दोनों से? तो करीब करीब इससे $7 बिलियन का ऋण लिया गया था। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में। 42 बोरा जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो 2 कथन दिया गया, पूछा कौन से सत्य हैं। तो यहाँ पे बी जो है, केवल 2 जो है यही सत्य है, पहला यहाँ पे गलत है। सकल घरेलू उत्पाद को किसी देश के कल्याण के सूचकांक के रूप में लेना गलत होता है, क्योंकि किसी देश के जीडीपी में सभी लोगों का योगदान एक समान नहीं रहता। अर्थव्यवस्था में अनेक कार्यकलापों का मूल्यांकन मौद्रिक रूप में नहीं होता है, जिससे वे जीडीपी में शामिल नहीं हो पाते। उदाहरणार्थ, महिलाएं जो अपने घरों में घरेलू सेवाओं का निष्पादन करती हैं, सुदूर अल्पविकसित क्षेत्र जहां पर वस्तु विनिमय होता है, ये सब जो है इसमें शामिल नहीं हो पाता है। 43 में आइए। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। ठीक है, तो 43 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने से। और एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, ओजोन परत संरक्षण से। एक है रामसर प्रोटोकॉल, वो सब भी आप लोग आर्द्र भूमि के विकास में संरक्षण में रामसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट 2-3 है। 44 आइए। विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? तो 44 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक के द्वारा। सन 1978 से विश्व बैंक द्वारा हर साल विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। 45 नंबर क्वेश्चन में आइए। 45 बोरा 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार में, तो 45 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, वृद्धि हुई थी। ठीक है, 1991 में ये नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में। 46 बोरा है रसायन और उसके प्रभाव को सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 में। तो 46 का इसके अनुसार जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1, इसका 4, इसका 2 और इसका 3। 47 नंबर में आइए। बोल रहा है तारों और ग्रहों में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 47 का यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन। सॉरी, यहाँ पे आएगा, हाँ,
47 का। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा कूट इसमें सही है। तो 47 का इसका जो कूट है सही, सी, दोनों दोनों इसका शामिल होगा। तारों का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रहों में नहीं, सही है। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते, यह भी सही है। नेक्स्ट आइए 48 नंबर में। 48 बोरा लेंसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 48 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो। ठीक है, केवल दो जो है ये सही है। अवतल लेंस सदैव आभासी, सीधा तथा आकार में बीम से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में। 49 बोरा प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 49 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 इसमें दोनों सही है। नेक्स्ट आइए 50 में। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो 50 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पुतली। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है 51 नंबर में। 51 बुरा कथन ए, खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। कारण दिया गया है टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है। तो 51 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 52 नंबर में। 52 नंबर बोल रहा है मिलान करना है, बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी विशेषता बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कूट में दिया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। 52 नंबर है। तो 52 का यहाँ पे है, देखिए नाग एंटी टैंक मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तो नाग हो जाएगा, इसमें बोल रहा है विशेषता सही कूट का। तो चौथा यहाँ पे जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, और पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो देखिए 52 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3, 1 2 3 सही है। ठीक है, यहाँ पे 52 का जो दिया गया है वो सी हो जाएगा, 1 2 3 सही है। और यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 सही है। और नाग के बारे में क्या है, देखिए नाग है नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, और आकाश जो है वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो यहाँ पे नाग वाला जो है ये गलत है। नाग का क्या हो जाएगा, नाग एंटी टैंक मिसाइल है और इसका जो दिया गया है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ये आकाश है। ठीक है ना, तो इसी वजह से चौथा गलत है, बाकी ये सभी सही सुमलित है। 53 में आइए अब। हाल ही में चर्चा में रहे आइंस्टाइन रिंग के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है। तो 53 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक खगोलीय परिघटना है और यह कई मिलियन दूर स्थित आकाशगंगाओं में से एक सीधी रेखा में आने पर घटित होती है। 54 नंबर में आइए। 54 बोल रहा है कि रिसोर्स सेट 2A के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 54 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3, 1 2 3 इसका सही हो जाएगा। 55 नंबर में आइए। 5G तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 55 का यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 55 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, एक तो सही है, 4G LTE के बाद है। और LTE का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पे आप लोग देखिए, 4G हो गया मतलब फोर्थ जनरेशन, LTE का होता है, कहीं कहीं आप देखते होंगे LTE लिखा होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, और कहीं कहीं वोल्टी लिखा रहता है, VOLTE होता है। ठीक है, तो वोल्टी का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर LTE, मतलब वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो 55 में हो जाएगा 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। दूसरा जो है ये गलत है। नेक्स्ट आइए 56 में। 56 बोल रहा है एक्वापोनिक फॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
कौन सा सही है? तो 56 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यह मत्स्य पालन और बिना मिट्टी के सब्जियों की खेती की तकनीक को सम्मिलित करती है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 57 नंबर आइए, नॉन फोटोकेमिकल क्वेचिंग का आशय निम्नलिखित में से किससे है? तो 57 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह तकनीक पौधों को प्रकाश की उच्च तीव्रता के प्रभाव से बचाने में सक्षम है। 57 का डी, ठीक है। और नॉन फोटोकेमिकल क्वेसिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत पौधे और शैवाल प्रकाश की उच्च तीव्रता के प्रतिकूल प्रभावों से स्वयं को बचाने के लिए स्वयं को सक्षम बनाता है। उल्लेखनीय है कि पौधों की पत्तियां जरूरत से ज्यादा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं, तो ऐसे में पत्ती के अंदर हुए रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में क्षय होने देती है। इसी प्रक्रिया को नॉन फोटोकेमिकल क्वेचिंग कहा जाता है। 58 नंबर आइए, बोल रहा है फार्माकोजेनोमिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 58 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह दवाओं के प्रति किसी व्यक्ति के आनुवांशिक स्वरूप के प्रभाव का अध्ययन करने में सहायता करती है। नेक्स्ट आइए 59 में। 59 नंबर बोल रहा है कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र एटिक अथवा एटीआईसी की स्थापना के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 59 का तो विचार करना है इसमें। तो 59 का देखिए, इसमें से 1 2 3 कथन दिया है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उपयुक्त कौन सा सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3, इसमें तीनों जो है कथन ये सही है, ठीक है। और एटिक एटीआईसी इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। और इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में नई दिल्ली में की गई थी। 60 नंबर में आइए, 60 बोरा मेघ विजन क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 60 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों इसमें सही है। यह बादलों में नमी की मात्रा को प्रभावित करने की एक युक्ति है। इससे मानसून की अनियमितता में होने वाली समस्या को समाप्त किया जा सकता है।